गुड इवनिंग एवरीवन। जय भोलेनाथ और नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का स्टडी विद एडीपी क्लासेस में। हम कर रहे थे करंट अफेयर्स ऑफ जनवरी 2021, जिसका आज हम कंप्लीट करेंगे पार्ट 7। तो इससे पहले आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, और अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं और वेल एक्सप्लेन्ड इसको चाहते हैं देन यू कैन ज्वाइन योर पेड कोर्स। एंड उसके लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। आज ये नंबर व्हाट्सएप पे भी अवेलेबल है, तो आप अपनी क्वेरीज व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पर यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, यू कैन ज्वाइन देयर ऑल्सो। ओके, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं सीरीज़ का अगला पार्ट विच इज़ पार्ट 7, और इसी में हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज जो हम कवर करेंगे वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स में करंट अफेयर्स पार्ट जनवरी 2021 में आईसीसी अवार्ड्स ऑफ द डिकेड 2020 की घोषणा, जिसके बारे में अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हम लोग इससे पहले की सीरीज़ में भी बात कर चुके हैं, जहाँ पर बहुत वन लाइनर बात थी इसकी। ठीक है, अब हम इसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। 20 दिसंबर 2020 को प्रतिष्ठित आईसीसी अवार्ड ऑफ द डिकेड के विजेताओं की घोषणा की गई। द डिकेड के आईसीसी अवार्ड्स पिछले 10 वर्षों में क्रिकेट के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को दर्शाते हैं। तो इसमें अगर आप लोगों को ध्यान हो तो हमने बोला था कि आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड एमएस धोनी को दिया गया है। आईसीसी मेंस अवार्ड सर फील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये विराट कोहली को दिया गया है। और एक और भारतीय हैं जिनको ये इसी में अवार्ड दिया गया है, वो बताइएगा कौन है। तो एक हो गए हमारे एमएस धोनी, दूसरे हो गए विराट कोहली, और तीसरे कौन है ये आप लोग बताइएगा। ओके, इसी में एक अवार्ड उन्हें भी मिला है। उसी में हम आगे बढ़ते हैं। आईसीसी मेन के T20I क्रिकेट ऑफ द डिकेड राशिद खान है अफ़गानिस्तान के। आईसीसी मेन टेस्ट ऑफ द क्रिकेट ऑफ द डिकेड स्टीव स्मिथ हैं ऑस्ट्रेलिया के। आईसीसी मेन के एसोसिएट द क्रिकेटर ऑफ द डिकेड हैं काइल कोएजर, जो कि हैं स्कॉटलैंड के। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें, आईसीसी वुमेंस अवार्ड में देखें तो रेचल हीहो फ्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड ये गया है एलिस पेरी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया की हैं। आईसीसी वीमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया को गया है। आईसीसी वीमेन T21I क्रिकेट ऑफ द डिकेड ये गया है एलिस पेरी को ही। और आईसीसी वीमेन एसोसिएट क्रिकेट ऑफ द डिकेड ये गया है कैथरीन ब्रायस को, जो कि हैं स्कॉटलैंड की। तो एज यू सी यहाँ पर एलिस पेरी को 3 अवार्ड्स मिले हैं। रेचल हीहो क्लिंट अवार्ड फॉर आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, आईसीसी वीमेन वनडे क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, आईसीसी वीमेन T20I क्रिकेटर ऑफ द डिकेड। ये तीनों अवार्ड्स गए हैं एलिस पेरी को, which बिलोंग्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। अब हम आते हैं कुछ टॉपिक्स में जिसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला है मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड फॉर सोशल जस्टिस 2020। तो हारमोनी फाउंडेशन ने सामाजिक न्याय के लिए दिए जाने वाले मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड की मेज़बानी की है इस बार। और अपने 16वें वर्ष में पुरस्कार सिस्टर प्रेमा मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सुपीरियर जनरल मदर टेरेसा द्वारा शुरू किया गया एकमात्र पुरस्कार है। इस वर्ष के पुरस्कारों का विषय सेलिब्रेटिंग कंपैशन इन टाइम्स ऑफ कोविड था। तो इसमें अवार्ड्स किसे किसे मिले हैं ये देख लेते हैं ज़रा। डॉक्टर एंथोनी फॉसी को, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं, एलर्जी और संक्रामक रोगों के राष्ट्रीय संस्थान के निदेशक हैं। और उनकी टास्क फोर्स इस महामारी की गंभीरता का पता लगाने वाले लोगों में से पहले थे वो और उनकी टास्क फोर्स। ठीक है, तो एंथोनी फॉसी को ये अवार्ड दिया गया। नेक्स्ट देखिए, फादर फैबियो स्टीवेनाजी मिलान इटली के हैं। इन्होंने कोविड-19 से संक्रमित लोगों की मदद करने के लिए और चिकित्सा पद्धति में लौटने का फैसला किया। इन्होंने सेंट चार्ल्स बोर्मो
का आधुनिक उदाहरण दिया है। इन्होंने 1576 में ग्रेट प्लेग के हिट के दौरान मिलान शहर की आबादी होने पर बीमार और पुनर्निर्मित अस्पतालों को नर्स के लिए वापस चिकित्सा प्रणाली की तरफ रुख किया था। तो फादर फैबियो स्टीवेनाउजी को भी मिला है। नेक्स्ट, डॉक्टर प्रदीप कुमार हु बिलोंग्स फ्रॉम चेन्नई ने आधी रात में शहर के एक कब्रिस्तान में 2 वार्ड लड़कों की मदद से अपने सहयोगियों को मुखाग्नि दी, इसके लिए दिया गया है। नेक्स्ट है आईपीएस संजय पांडे, डीजी होमगार्ड्स हैं महाराष्ट्र के। उन्हें मुंबई पुलिस उपनगरों में प्रवासी श्रमिकों के लिए पहला राहत शिविर खोलने के लिए एक पुलिस अधिकारी के रूप में ड्यूटी के आह्वान से परे चले गए, जिनकी आजीविका महामारी को रोकने के लिए लॉकडाउन से बाधित थी। मीन्स इनको सैलरी भी नहीं मिली थी, स्टिल इन्होंने क्या किया, लोगों के लिए राहत शिविर खोला। नेक्स्ट, विकास खन्ना, ये मैनहट्टन यूएसए के हैं। इनका दिल आज भी भारत में अकेले और दलित की सेवा के लिए चलता है। मीन्स ये अभी भी लोगों की हेल्प करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है के शैलजा, स्वास्थ्य मंत्री हैं केरल की। उन्हें इसलिए दिया गया है कि उनके असाधारण प्रयासों और विशेषज्ञों और वैज्ञानिक सलाह के बाद महामारी से निपटने में सक्रियता से अनगिनत केरल वासियों को इस महामारी के क्षेत्र से बचने में मदद की। अन्य राज्यों के देशों की सरकारों का अनुसरण करने के लिए एक नए उदाहरण के रूप में सेवा की थी इन्होंने, इसलिए के शैलजा जो कि केरला के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्हें भी ये अवार्ड दिया गया है। अब हम थोड़ा देख लेते हैं हारमोनी फाउंडेशन के बारे में। तो हारमोनी फाउंडेशन एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है। क्या है? एक अंतर्राष्ट्रीय एनजीओ है जो सामाजिक न्याय के दायरे में काम करता है और इसकी स्थापना 2005 में अक्टूबर राइस डी ट्रे ने की थी, जिसका उद्देश्य विभिन्न समुदायों के मध्य सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करना था और सभी के हित में काम करना, बिना किसी धर्म, पंथ, लिंग या उनके मूल और भेदभाव को खत्म करके सभी के मध्य सामाजिक सामंजस्य को मजबूत करने के लिए हारमोनी फाउंडेशन की स्थापना की गई थी, जो कि 2005 में की गई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, पीएम मोदी ने जम्मू एंड कश्मीर में आयुष्मान भारत PMJ बोल सकते हैं आप या PMJAY सेहत योजना की शुरुआत की है। ये प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत आता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत योजना का शुभारंभ किया। तो पूछा जा सकता है सेहत योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो आप ये बोलेंगे सेहत योजना ये है सोशल एंडवेयर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन, जो कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है। ओके, इस योजना का मुख्य उद्देश्य जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों के लिए स्वास्थ्य बीमा कवरेज का विस्तार करना है। तो इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। ABPMJ यानी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। तो सेहत का नाम मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, सोशल एंडवेयर फॉर हेल्थ एंड टेलीमेडिसिन। यह केंद्र शासित प्रदेश के लिए शुरू की गई स्वास्थ्य बीमा योजना है। यह जम्मू और कश्मीर के सभी निवासियों को निःशुल्क बीमा कवर प्रदान करेगी और इस योजना के तहत उन लोगों को कवर किया जाएगा जिन्हें आयुष्मान भारत योजना के तहत कवर नहीं किया गया है। आयुष्मान भारत PM जन आरोग्य योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवर दिया गया था। तो अब ये उन लोगों के लिए होगी जो आयुष्मान भारत योजना में कवर्ड नहीं है। ठीक है, अब इसकी विशेषता PMJ की प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की विशेषताएं क्या हैं? यह पूरी तरह से सरकार द्वारा वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो भारत में सार्वजनिक और निजी अस्पतालों में माध्यमिक और तृतीयक देखभाल अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति वर्ष 5 लाख रुपए प्रति परिवार का कवर प्रदान करती है। परिवार को 5 लाख रुपए
का लाभ फ्लोटर आधार पर मिलेगा, यानी इसका उपयोग परिवार के एक या सभी सदस्यों द्वारा किया जा सकता है। इसमें ऑन्कोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी आदि सहित चिकित्साएं शामिल हैं। और अस्पताल में भर्ती होने से 3 दिनों से पहले और अस्पताल में भर्ती होने के 15 दिनों के बाद जो भी खर्चे हैं, जैसे उपचार और दवाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं हम। ये थी हमारी सेहत योजना जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के लिए स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने भारत के पहले स्वदेशी निमोनिया टीके न्यूमोसिल का उद्घाटन किया है। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने निमोनिया से लड़ने के लिए भारत में एक विकसित पहली वैक्सीन लॉन्च की है। भारत के पहले न्यूमोकॉल कॉन्जुगेट वैक्सीन यानी पीसीवी को न्यूमोसिल नाम दिया गया है। इस टीके को पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी SII द्वारा बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और पाथ के सहयोग से विकसित किया गया है, जो सिएटल स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन है। ओके, आगे देखते हैं। इसी में इस टीके के बारे में अगर हम बात करें, न्यूमोसिल के बारे में, तो यह टीका छोटे बच्चों में निमोनिया, मेनिंजाइटिस, कान और रक्त संक्रमण का कारण बनने वाले न्यूमोकोकस बैक्टीरिया के 10 प्रकारों से सुरक्षा प्रदान करेगा। मीन्स उसकी जो 10 स्पीसीज होंगी, वेरिएंट होंगे, उनसे वो क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करेगा। दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के लिए निमोनिया को सबसे बड़ा संक्रामक रोग माना जाता है, और एक्चुअली में ये है भी। अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो तो जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, और आप लोगों ने अपने आसपास भी देखा होगा कि मोस्ट ऑफ देम की निमोनिया से डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, IIT हैदराबाद में लॉन्च किया गया भारत का पहला टेस्टेड ताइहान सिस्टम। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने IIT हैदराबाद में भारत के ऑटोनॉमस नेविगेशन सिस्टम स्थलीय पे और हवाई के लिए भारत के पहले टेस्टेड तिहान IIT हैदराबाद की नींव रखी। IIT हैदराबाद में मानव रहित वायुयानों तथा दूरस्थ नियंत्रित वाहनों के लिए ऑटोनोमस नेविगेशन सिस्टम पर आधारित प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र को तिहान फाउंडेशन के रूप में जाना जाता है। तो पूछा जा सकता है कि तिहान फाउंडेशन कहाँ है? हैदराबाद में। ओके, IIT हैदराबाद में। इसके बारे में अगर थोड़ी बात करें तो तिहान नेविगेशन सिस्टम भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST ने राष्ट्रीय अंतर्विषयी साइबर फिजिकल सिस्टम NMICPS मिशन के तहत ऑटोनॉमस नेविगेशन और डेटा अधिग्रहण प्रणाली UAV ROVAC आदि पर एक प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र स्थापित करने हेतु IIT हैदराबाद के लिए 135 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे किसमें GS पार्ट 2 में आता है, रक्षा से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी उसमें आ जाएगा ये। IIT हैदराबाद परिसर में 2 एकड़ ज़मीन पहले ही आवंटित की जा चुकी है और सुविधाओं की योजना बनाई गई है। तो सभी स्मार्ट खंभों को संचार प्रदान करने वाली तकनीकी से लैस किया गया है, जबकि कुछ खंभों को बारिश का दृश्य दिखाने के लिए स्प्रिंकल से लैस किया गया है। विकसित परीक्षण स्थल सभी उद्योगों ऑटोनॉमस नेविगेशन के व्यापक क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास के लिए कार्यरत संचालन करने वाले अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं शिक्षाविदों द्वारा उपयोग के लिए उपलब्ध होगा। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट, DCGI ने SII और भारत बायोटेक
बायोटेक के कोविड-19 वैक्सीन के इस्तेमाल को दी मंजूरी। तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया DCGI ने कोरोना वायरस रोग कोविड-19 के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविशील्ड और भारत बायोटेक के कोवैक्सीन टीके को आपातकालीन उपयोग करने की औपचारिक अंतिम मंजूरी दे दी है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन CDSCO ने सीरम और भारत बायोटेक कोविड टीकों पर गठित विषय विशेषज्ञ समिति की सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। नेक्स्ट, कोविशील्ड के बारे में DCSCO के अधीन विषय विशेषज्ञ समिति SEC ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन की सिफारिश की थी, जिसमें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII द्वारा कोविशील्ड के नाम से आपातकालीन उपयोग के लिए कोवैक्सीन को प्रतिबंधित उपयोग के लिए बनाया जा रहा है। कोवैक्सीन क्या है? कोवैक्सीन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के सहयोग से भारत बायोटेक द्वारा विकसित की जाने वाली स्वदेशी वैक्सीन है। नेक्स्ट, भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने घोषणा की है कि भारत अपने कार्यकाल के दौरान 15 संयुक्त राष्ट्र के गैर स्थायी सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की 3 प्रमुख समितियों की अध्यक्षता करेगा। 3 अति महत्वपूर्ण समितियों में शामिल हैं तालिबान सैंक्शंस कमिटी, तालिबान प्रतिबंध समिति, काउंटर टेररिज्म कमेटी, आतंकवाद रोधी समिति, लियाबन सैंक्शन कमेटी, लीबिया प्रतिबंध समिति। तो इन समितियों में से भारत 2022 में UNSC की आतंकवाद रोधी समिति की अध्यक्षता करेगा, जिस वर्ष भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ भी है। कब? 2022 में। भारत ने 1 जनवरी 2021 को UNSC में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया। यह 8वीं बार है जब देश गैर स्थायी सदस्य के रूप में UNSC में शामिल हुआ है और 2021 में भारत के अतिरिक्त नॉर्वे, केन्या, आयरलैंड और मैक्सिको परिषद में गैर स्थायी सदस्यों के रूप में शामिल हुए। नेक्स्ट, रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक भुगतान का डिजिटलीकरण के विस्तार का पता लगाने के लिए एक समग्र डिजिटल भुगतान सूचकांक डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स को लॉन्च किया है। इसे RBI डिजिटल पेमेंट्स इंडेक्स DPI में 5 व्यापक पैरामीटर हैं, जिनका उपयोग डिजिटल भुगतानों की व्यापकता और पैठ के मापन के लिए किया जाएगा। किसने लॉन्च किया है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स? RBI ने। ओके, इसका उपयोग डिजिटल भुगतानों की व्यापकता और पैठ के मापन के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट है का वेटेज निम्नानुसार है। पेमेंट लायबिलिटीज भुगतान एनेबलर्स, पेमेंट एनेबलर्स है 25%। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डीमेट साइड फैक्टर्स यानी भुगतान इंफ्रास्ट्रक्चर मांग पक्ष कारक 10% है। पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स भुगतान अवसंरचना आपूर्ति पक्ष कारक 15% है। पेमेंट परफॉर्मेंस भुगतान निष्पादन 45% और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी उपभोक्ता केंद्रितता 5% है। तो RBI DPI यानी RBI डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को मार्च 2018 की अवधि के आधार पर किया गया है। इसका मतलब है कि मार्च 2018 के लिए DPI स्कोर 100 पर सेट किया गया है। RBI ने DPI की गणना क्रमशः मार्च 2019 और मार्च 2020 के लिए 153.47 और
0 या 207.84 पर की है, जो प्रशंसनीय वृद्धि का संकेत देता है। आरबीआई डीपीआई को मार्च 2021 से 4 महीने के अंतराल के बाद अर्धवार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाएगा। नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने किया कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 3000 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित 450 किलोमीटर लंबी कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन का उद्घाटन किया गया है। यह कार्यक्रम वन नेशन वन गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन नेटवर्क को आगामी 5-6 वर्षों में दोगुना किया जाएगा और मौजूदा सीएनजी स्टेशनों की संख्या 1500 को बढ़ाकर 10,000 किया जाएगा। तो ये ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि आपसे प्रीलिम्स क्वेश्चन में बनाकर पूछ लिया जाता है कि इसमें से बताइए कि कौन कौन से ऑप्शन सही हैं, 1 और 2, 1 और 2, 3, 1, 2, 3, 4। तो इस तरह से आपको याद रखना है कोच्चि मंगलूर प्राकृतिक गैस पाइपलाइन। और यह किस निर्माण की दिशा की ओर महत्वपूर्ण कदम है? वन नेशन वन गैस ग्रिड के निर्माण की दिशा की ओर। इसके लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर लंबी है। और सीएनजी की मतलब आगामी 5-6 वर्षों में पाइपलाइन नेटवर्क को दुगना कर दिया जाएगा और सीएनजी स्टेशंस की संख्या कितनी कर दी जाएगी? या 1500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी जाएगी, 1500 से बढ़ाकर 20,000 कर दी जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि 1500 से बढ़ाकर 10,000 कर दी जाएगी। और पाइपलाइन के बारे में बात करें तो यह पाइपलाइन केरल के कोच्चि से एर्नाकुलम, त्रिशूल, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिलों से कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलूर तक प्राकृतिक गैस ले जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, कोच्चि से एर्नाकुलम, त्रिशूल, पलक्कड़, मलप्पुरम, कोझिकोड, कन्नूर, कासरगोड और कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलूर तक प्राकृतिक गैस ले जाएगी। इसे गेल इंडिया लिमिटेड द्वारा बिछाया गया है। यह कोच्चि स्थित एलएनजी रिगैसिफिकेशन टर्मिनल से प्राकृतिक गैस ले जाएगा। पाइपलाइन पर्यावरण के अनुकूल पीएनजी की आपूर्ति करेगी और पाइपलाइन ग्रिड से क्लीन ऊर्जा पहुंच में सुधार के साथ साथ शहर की गैस परियोजनाओं के विकास में भी मदद मिलेगी। नेक्स्ट है, गृह राज्य मंत्री किशन रेड्डी करेंगे लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण के समिति की अध्यक्षता। तो लद्दाख के 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने 6 जनवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सरकार से लद्दाख की भाषा, संस्कृति एवं भूमि की रक्षा करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार ने लद्दाख की विषम भौगोलिक परिस्थिति तथा सामरिक महत्ता को देखते हुए लद्दाख की भाषा, लद्दाख की संस्कृति एवं लद्दाख की भूमि के संरक्षण के लिए एक समिति बनाने का फैसला किया है और समिति का नेतृत्व गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी करेंगे। समिति के बारे में अगर बात करें तो यह समिति केंद्र शासित प्रदेश के विकास में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करेगी। समिति के अन्य सदस्यों में लद्दाख स्वायत्तता पहाड़ी विकास परिषद, केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन के निर्वाचित प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेक्स्ट, आरबीआई ने एनएस विश्वनाथन की अध्यक्षता में किया कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स का गठन। किसने? आरबीआई ने। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने विनियमित संस्थाओं पर पर्यवेक्षण को और मजबूत करने के लिए पर्यवेक्षकों का एक कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर्स नामक एक शैक्षणिक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इस कॉलेज की अध्यक्षता आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर एनएस विश्वनाथन करेंगे और इसमें 5 अन्य सदस्य शामिल होंगे। परिषद का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है जहां कौशल निर्माण, अप स्किलिंग की आवश्यकता होती है, सभी कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम की योजना बनाएगा और उसे विकसित करेगा, अंतर्राष्ट्रीय मानकों, सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ कार्यक्रम को बेंचमार्क करेगा, उपयुक्त शिक्षण विधियों का
विकास आदि करेगा। तो इन सारे कामों के लिए परिषद को बनाया गया है। इसमें जो अन्य सदस्य शामिल हैं वो कौन कौन हैं? अरिजीत बसु भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व प्रबंध निदेशक हैं। परेश सुखंकर HDFC बैंक के पूर्व उप प्रबंध निदेशक हैं। बेंगलोर IIM के S रघुनाथ और अहमदाबाद IIM के तथागत बंदोपाध्याय और प्रोफेसर सुब्रत सरकार IGIDR मुंबई के हैं, जो इनके अन्य सदस्यों में शामिल हैं। केंद्रीय बजट 2021 की अगर बात करें तो इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि पेपरलेस बजट पेश किया गया था, और ये आप लोग वाकिफ़ होंगे इससे। तो हम लोग जनवरी की करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो इसमें ऐसा पहली बार होगा लिखा गया है फ्यूचर टेंस में कि पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा। संसद में 1 फरवरी को पेश किया जाने वाला केंद्रीय बजट 2021 मौजूदा कोरोना वायरस महामारी के मद्देनज़र पूरी तरह से कागज रहित था या होने जा रहा है। आज़ादी के बाद यह पहला मौका था जब बजट की प्रति नहीं छपी थी। इस संबंध में केंद्र ने संसद के दोनों सदनों से अनुमति ली थी। यह निर्णय कोविड-19 के संक्रमण के कारण लिया गया था, क्योंकि करीब 100 कर्मचारी इस प्रक्रिया से जुड़े होते हैं जो बजट के दस्तावेज़ों को प्रिंट होने, सील होने और बजट के दिन डिलीवर किए जाने तक करीब 15 दिन तक कैद रहते हैं। उन्हें बाहर जाने की या किसी से बात करने की कोई इजाज़त नहीं होती है। तो अब ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना और बाकी सारी चीज़ों को करना बहुत रिस्की था, तो इस केस में ऐसा किया गया। तो बजट पेपर आमतौर पर मंत्रालय के प्रिंटिंग प्रेस में नॉर्थ ब्लॉक में छापे जाते हैं। इस वर्ष बजट में कथित तौर पर पारंपरिक हलवा समारोह का आयोजन नहीं किया गया था, कि ऐसा होता है कि बजट पेश करने से पहले हलवा बनाया जाता है, उसे बांटा जाता है, तो इस बार उसका आयोजन भी नहीं किया गया था। और अथवा इसे समिति के लोगों के साथ समारोह आयोजित किया जा सकता है। हलवा समारोह हर साल बजट से पहले वित्त मंत्रालय में हलवा समारोह का आयोजन होता है। इससे बजट से जुड़ी प्रक्रिया की औपचारिक शुरुआत माना जाता है। जैसे इंडियन कल्चर में बोलते हैं कि अच्छे की शुरुआत कुछ मीठे से की जाए, तो यहाँ पर हलवा समारोह किया जाता है। नेक्स्ट, 2 बार महाभियोग लाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने डोनाल्ड ट्रंप। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 13 जनवरी को अमेरिकी सदन द्वारा ऐतिहासिक रूप से पहली बार महाभियोग लगाया गया था, जिन पर पद में उनके अंतिम दिनों में एक तेज और विलक्षण पतन में कैपिटल की भीड़ की घातक घेराबंदी पर विद्रोह के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया था। यह पहली बार 2019 में अपने यूक्रेन सौदे पर महाभियोग लगाया गया था उन पर, और सदन ने श्री ट्रंप को महाभियोग लगाने के लिए 232 से 197 वोट दिए। चुनावी परिणामों के खिलाफ नरक जैसी लड़ाई के लिए राष्ट्रपति द्वारा आह्वान करने पर यूएस कैपिटल में ट्रंप के हिंसा समर्थक वफादारों के हंगामे के 1 सप्ताह बाद कानूनविदों के मतदान के साथ यह कार्यवाही हल्की गति से आगे बढ़ी। नेक्स्ट, आरबीआई ने डिजिटल ऋण में होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए 6 सदस्यीय कार्यदल का गठन किया है। तो आरबीआई ने डिजिटल ऋण में धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण डाटा सुरक्षा, निजता, गोपनीयता और उपभोक्ता संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विनियमित वित्तीय क्षेत्र के साथ साथ अनियमित खिलाड़ियों द्वारा डिजिटल ऋण देने की गतिविधियों के सभी पहलुओं का अध्ययन करने के लिए एक कार्यदल वर्किंग ग्रुप का गठन किया है। समूह ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मोबाइल ऐप के माध्यम से ऋण देने सहित डिजिटल उधार देने को विनियमित करने के लिए सुझाव देगा। समूह डिजिटल उधार गतिविधियों का मूल्यांकन करेगा और आरबीआई विनियमित संस्थाओं में आउटसोर्स डिजिटल ऋण गतिविधियों की पैठ और मानकों का आकलन करेगा। 6 सदस्यीय पैनल में निम्नलिखित 4 आरबीआई आंतरिक और 2 बाहरी सदस्य शामिल हैं। देखिए कौन कौन। जयंत कुमार दास कार्यकारी निदेशक हैं आरबीआई के अध्यक्ष। अजय कुमार चौधरी मुख्य महाप्रबंधक पर्यवेक्षण विभाग सदस्य हैं। पी वासुदेवन मुख्य प्रबंधन भुगतान और निपटान प्रणाली विभाग आरबीआई के सदस्य हैं।
नेक्स्ट है मनोरंजन मिश्रा, मुख्य महाप्रबंधक विनियमन विभाग सदस्य सचिव हैं। विक्रम मेहता, संस्थापक मोनेस्को फिननेट। बाहरी सदस्य राहुल शशि, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ क्लाउडसेक के संस्थापक और बाहरी सदस्य हैं। तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भारत को 85वां या 85th पोजीशन मिली है। हेनली एंड पार्टनर्स द्वारा हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट एसोसिएशन IATA के द्वारा प्राप्त आंकड़ों पर आधारित है। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार 2021 के लिए हेनली पासपोर्ट सूचकांक में वीज़ा फ्री स्कोर 58 के साथ भारत को 110 देशों में 85वें स्थान पर रखा गया। तो ये जो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स है, ये आपको नाम से ही पता चल रहा है, इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू पासपोर्ट। ठीक है, तो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट से प्राप्त आंकड़ों पर यह आधारित होता है। तो इसमें यह है कि जो वीज़ा होता है किसी भी कंट्री का, वो कहाँ पर, मतलब उस वीज़ा के थ्रू उस कंट्री के लोग कितने देशों में जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे में 58 देशों के साथ भारत को 110 देशों में 85वां स्थान रखा गया है। जो टोटल कंट्रीज़ थी उसमें 110 थी, उसमें 85th पोजीशन पर है अपना प्यारा भारत। यह सूचकांक दुनिया के सबसे पावरफुल पासपोर्ट की रैंकिंग प्रस्तुत करता है, जिसके जरिए पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं। ठीक है, कि अगर उनके पास वीज़ा है तो वो कितने देशों में ट्रैवल कर सकते हैं। तो इंडिया का जो पासपोर्ट होता है उसके अकॉर्डिंग 58 देश ऐसे हैं जहाँ पर वो बिना वीज़ा के प्रवेश कर सकते हैं। तो इस बार जापान ने लगातार तीसरे वर्ष दुनिया में शक्तिशाली पासपोर्ट होने की सूची में एक बार फिर से शीर्ष स्थान हासिल किया है। जापानी नागरिक 191 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। हम कहाँ 58 और जापान कहाँ 191, मीन्स अबाउट 200। ठीक है, मीन्स 191 देशों में बिना वीज़ा के जा सकते हैं। दूसरे स्थान पर है सिंगापुर, जिसमें 190 देशों में जा सकते हैं वहाँ के पासपोर्ट धारक बिना वीज़ा के। और तीसरे स्थान पर है जर्मनी और दक्षिण कोरिया, जहाँ के नागरिक 189 देशों में जा सकते हैं बिना वीज़ा के। इस सूची में सीरिया, इराक और अफ़गानिस्तान सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश हैं, जिनका पासपोर्ट स्कोर क्रमशः 29, 28 और 26 है। कौन? सीरिया, इराक और अफ़गानिस्तान। और हेनली पासपोर्ट सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? 58। जापान लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है, तीसरे साल लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है 3 सालों से, जहाँ के पासपोर्ट धारक कितने देशों में जा सकते हैं? 191 देशों में। ओके, सो मूविंग ऑन नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है WTO में हुआ भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा का समापन। ठीक है, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो भारत की 7वीं व्यापार नीति समीक्षा ट्रेड पॉलिसी रिव्यू का दूसरा सत्र विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में संपन्न हुआ। यह 7वीं व्यापार नीति समीक्षा का अंतिम सत्र था। व्यापार नीति की समीक्षा विश्व व्यापार संगठन के निगरानी समारोह के तहत एक महत्वपूर्ण तंत्र है। इस व्यापार नीति की समीक्षा के दौरान WTO ने WTO के नियमों का पालन करने और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करने के उद्देश्य से सदस्य देशों की व्यापार और संबंधित नीतियों का आकलन किया है। नेक्स्ट, इसी में आगे देखते हैं भारत व्यापार नीति की समीक्षा TPR के महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं? ये 7वां सत्र था, जैसे कि हमने आपको बताया। तो 7वें TPR के भारतीय आधिकारिक प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने किया। वाणिज्य सचिव ने पहले TPR सत्र के दौरान सदस्यों द्वारा पूछे गए सभी मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी। वाणिज्य सचिव ने सदस्यों से खाद्य सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग PSH का स्थायी समाधान प्रदान करने का भी आग्रह किया।
भारत समग्र घरेलू कारोबारी माहौल को सरल और कारगर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और इसका उद्देश्य विश्व बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में शीर्ष 50 में जगह बनाना है भारत का। पहले भारत की आखिरी व्यापार नीति समीक्षा वर्ष 2015 में आयोजित की गई थी, उसके बाद अब की गई है। और अगर हम WTO के बारे में बात करें तो ये एक ऐसा संगठन है जो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, मतलब इंटरनेशनल ट्रेड्स को कंट्रोल करता है। इसकी स्थापना 1995 में हुई थी और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं, 164 सदस्य हैं। ओके, मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। ओके, नेक्स्ट है ISDAI मीन्स IRDA, आई भी कह सकते हैं, ने स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच के लिए पैनल का गठन किया है। तो बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण, बीमा नियामक यहाँ पर 2 बार प्रिंट हो गया है, और विकास प्राधिकरण, तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भारतीय समुदायों की आवश्यकता को देखते हुए देश में स्वास्थ्य बीमा उत्पादों की उपलब्धता की जांच करने और उपयुक्त उत्पादों और प्रक्रियाओं की सिफारिश करने के लिए स्वास्थ्य बीमा सलाहकार समिति, हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी नामक विशेषज्ञों के एक पैनल का गठन किया है। विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता IRTAI के अध्यक्ष सुभाष चंद्र खुंटिया करेंगे और इसके उपाध्यक्ष एक सदस्य गैर जीवन होंगे। समिति का कार्यालय 1 वर्ष का होगा। ओके, अगर हम इनके सदस्यों की बात करें तो नचिकेत मोर, विजिटिंग साइंटिस्ट, बनियन एकेडमी ऑफ लीडरशिप इन मेंटल हेल्थ, AK चंद, प्रोफेसर एंड न्यूरोसर्जन, बेंगलोर, BK मोहंती, पूर्व प्रोफेसर रहे हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट रहे हैं एम्स में, और K हरिप्रसाद, एनेस्थेटिस्ट रहे हैं हैदराबाद में, और पंकज शर्मा IRDAI में रहे हैं। तो ये था हमारा जनवरी करंट अफेयर्स की सीरीज़ का पार्ट 7। इसमें अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो उसे पूछिएगा। ये आपका काफ़ी डिटेल में है, तो इसे ध्यान से सुनिए, बार बार सुनिए, रिवाइज कर लीजिए और इस शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। एंड विद दिस I Deepti Singh, thanking you all for giving your precious time to this video। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड अच्छे अच्छे वीडियोस मिलते रहेंगे, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में और बहुत ही सिंपल तरीके से। सो स्टे ट्यून्ड विद अस और अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। थैंक यू एवरीवन।